नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर पिछले 30 साल से एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस जीके के 100 वन लाइनर लेकर आ गए हैं आपके लिए। रोज सुबह 6 बजे ये वीडियो आपको मिलता है। ये जो क्वेश्चन है वो किस किस एग्जाम में आए हुए हैं? एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, सीएचएसएल, बैंक, यूपीएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस कांस्टेबल और अदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो कि आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हेस्टिंग के काल में हुई थी। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो प्रशासनिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो काश्तकारी अधिनियम आपका 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ? तो बैरकपुर में 2 बार हुआ। एक तो आपको कॉमनली पता होगा 1857 का, उससे पहले हुआ था, कब हुआ था? 1824 में बंगाल के सैनिकों द्वारा। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो शिक्षा सुधारों के लिए विलियम बेंटिंक फेमस है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंक द्वारा की गई थी। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था 1830 ईस्वी में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सर लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो ये कर व्यवस्था थी आपकी रैयतवाड़ी कर व्यवस्था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? नरबली लॉर्ड डलहौजी ने अंत की थी। भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो टेलीग्राफ लाइन जो डली थी वो कलकत्ता व आगरा के बीच में डली थी, लॉर्ड डलहौजी ने डाली थी, इसको शुरुआत की थी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो सबसे पहले सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो अंग्रेजों की लूट प्लासी के युद्ध के बाद स्टार्ट हो गई थी। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज बिल्कुल पावरफुल हो गए थे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने सबसे पहले रेलवे लाइन बिछवाई थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ था जमींदारों को। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरुआत किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय उनके द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन 20 सितंबर 1949 को किया गया था। दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब हुआ था? तो दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन 6 जून 1966 को किया गया था। रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? तो 1 जुलाई 1991 में रुपए का अवमूल्यन हुआ था तीसरी बार। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंक द्वारा रखे गए खाते को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है नोस्ट्रो अकाउंट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो मुद्रास्फीति की गणना जो होती है वो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तु और सेवाओं की कीमतों में गिरावट हो जाती है? तो वो स्थिति कहलाती है आपकी मुद्रा संकुचन या फिर अवस्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहा जाता है? तो इसको मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। सकल घरेलू जीडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा कितना होता है? तो 13.67% हिस्सा होता है। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो उस समय था 52.5% लगभग। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो रबी की फसल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लगाई जाती है। रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों व आलू, ये सब रबी की फसल में आती हैं। खरीफ की फसलों की बुआई कब से कब तक होती है? तो ये बुआई होती है जून जुलाई में। खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो खरीफ में आती है आपकी ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर इत्यादि। जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो जायद की फसलें मार्च से जुलाई के मध्य पैदा होती हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती? तो जायद की फसलों में तरबूज, खरबूज, ककड़ी तथा पशु चारा ये सब आती हैं। व्यापारिक या नगदी फसलें कौन सी होती हैं? तो व्यापारिक या नगदी फसलें कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू, जिनका व्यापार किया जाता है या नगदी फसलें कहलाती हैं व्यापारिक या नगदी फसलें। भारत में कृषि सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है, तो सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो नाइट्रोजनी उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है देश में। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो भारत को मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव प्राप्त है। रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रबड़ के उत्पादन में चौथा स्थान है भारत का। भारतीय विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो सबसे पहली बैठक विधानसभा की 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय ने प्रतिपादन किया था। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी वाली, उसी के तहत संविधान सभा गठन हुआ था। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई थी? तो 1936 ईस्वी में फैजपुर में रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 1947 में 299 संविधान सदस्यों की संख्या थी। संविधान में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे देशी रियासतों से। और संविधान गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किस व्यक्ति ने की थी? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। बी.आर. अंबेडकर कहां से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो बी.आर. अंबेडकर जी जो है बंगाल से निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बी.एन. राव जी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान का विचार प्रस्तुत किया था। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसके बाद चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का अध्यक्ष। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। फीनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो फीनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस मनाया था। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1946 में गठित अंतरिम सरकार की बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने जो है प्रसी चटगांव सत्याग्रह हमले को आयोजित किया था? तो चटगांव सत्याग्रह हमले को सूर्यसेन ने आयोजित किया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण किसने दिया था? तो जामा मस्जिद में हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण देने गए थे स्वामी जो है श्रानंद जी। अगला क्वेश्चन देखिए,
विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ 1947 में हुआ था। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जी को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? नौसैनिक विद्रोह जो हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। हरिजन सेवक संघ की अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो पूना समझौता जो है आपका वो दलित वर्ग से संबंधित था। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? तो ग्रहों की गति के नियम का पता केपलर ने लगाया। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल अब तक खोजे गए हैं, बाकी ये बढ़ते रहते हैं। चेक कर लेना गूगल पे जब भी आप एग्जाम दें जाओ उसके पहले। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो दक्षिणावर्त घूमते हैं आपके शुक्र और अरुण। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो है मंगल ग्रह पर पाया गया है। ब्रह्मांड की विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। सौरमंडल की खोज किसने की? तो कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो सूर्य को प्राचीन भारतीय जो है ग्रह मानते थे। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो सूर्य जो है हाइड्रोजन व हीलियम सूर्य के अंदर पाई जाती है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। किस देश में, अच्छा कमेंट करके बताइए, सूर्य के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है सूर्य का तापमान धरातल का। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 99, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो हाइड्रोजन 71% है। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? हमारे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? ऑप्शन है शनि या फिर बृहस्पति। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं या बृहस्पति के। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।